हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आपके लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास। तो मैं सुंदरम शर्मा सीसिक क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी टॉपिक है बॉन्ड फिशन, बंध विखंडन, यानी कि बंधों का टूटना। बंध होते क्या है? दो परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम रासायनिक बंध कहते हैं। इन रासायनिक बंधों को हम एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लेंगे ए और बी। यहाँ पर कोई यौगिक है ए बी, इसका फॉर्मूला मानते हैं। ए और बी ये दोनों परमाणु, इस अणु में दोनों परमाणु एक दूसरे से एकल सह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक बंध के निर्माण के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। एक जोड़ी में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर ए बी के बीच में कितने बॉन्ड दिखाए गए हैं? 2 बॉन्ड दिखाए गए हैं। यानी कि एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 और 4। यहां पर ए बी के बीच में कितने बॉन्ड दिखाए गए हैं? 3। 1 2 3 4 5 6। यहां पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों को डॉट और क्रॉस के रूप में दिखाए गए हैं, जो परमाणुओं के बीच साझेदारी का कार्य कर रहे हैं। अब यहां पर एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के द्वारा, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस के द्वारा दिखाएं, और ये दोनों परमाणु दूसरे से बराबर की साझेदारी कर रहे हैं। और इस प्रकार एकल सहसंयोजक, द्विसहसंयोजक और त्रिसहसंयोजक, मोनोकोवैलेंट, बाइकोवैलेंट, ट्राइकोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में यदि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल, तो उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और जब डबल या ट्रिपल होते हैं तो पहला आपका सिग्मा होता है, और जो रिमेनिंग बॉन्ड होते हैं वो आपके पाई बॉन्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो 3 में से आपका पहला सिग्मा होगा, और बाकी जो बचे बंद हैं ये आपके पाई होंगे। जैसे यहाँ भी हम यहाँ पर कहते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बताइए। इस यौगिक में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बतानी है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। चूंकि हाइड्रोजन आपका मोनोवैलेंट है, एक बॉन्ड बनाएगा। कार्बन यहां पर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहां पर 3 और 1 4 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन हाइड्रोजन से इधर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहां कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। यानी कि यहां पर पहला आपका सिग्मा होगा और बाकी आपके पाई बॉन्ड होंगे। बाकी जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं ये किसी भी परमाणु से केवल एक ही बंध बनाते हैं, तो सिंगल वाले आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 4, 5 और 1 6। पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2। तो प्रीवियस क्लास में हम यहां तक पढ़ चुके हैं कि किसी भी यौगिक में जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर एक दूसरे से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अब यहां पर यदि दोनों परमाणु का नेचर एक जैसा है तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर पॉइंट में होंगे। सेंट्रल, यानी कि जब दोनों की क्षमता बराबर होगी, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता विद्युत धनात्मकता कह सकते हैं, जब बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में होंगे।
इन दोनों की प्रकृति में यदि चेंजेस आता है, जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दूसरा इलेक्ट्रो निगेटिव है, तो जो साझक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रो निगेटिव परमाणु की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार इक्वल से थोड़ा इधर, यदि ये इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा किसी एक ही परमाणु की तरफ यदि चले जाएं तो ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और इस प्रकार रासायनिक बंधों के टूटने से ये दोनों परमाणु अलग अलग हो जाते हैं। तो जो रासायनिक बंध होते हैं ये एक विशेष प्रकार के बंध होते हैं जो परमाणुओं को आपस में बांधे रखने का कार्य करते हैं। अब यहां पर परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता किस प्रकार है, तो इसकी टॉपिक हम लेकर आए हैं बॉन्ड फिशन, बंधों का टूटना। वैसे तो गर्मी की छुट्टी सभी इधर उधर एंजॉय में बिता देते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इस टाइम का पूरा पूरा सदुपयोग करते हैं। और इसी बीच आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। बॉन्ड फिशन, बॉन्ड मीन्स ए टाइप ऑफ केमिकल फोर्स या स्पेसिफिक फोर्स विच बाइंड अप टू एन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स। एक विशेष प्रकार के रासायनिक बंध होते हैं या विशेष प्रकार के आकर्षण बल का कार्य करते हैं जो परमाणुओं को आपस में बांधे रखने का कार्य करते हैं। इन्हें हम बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड, हिंदी में रासायनिक बंध कहते हैं। इन्हीं बंधों के ब्रेकिंग को हम फिशन कहते हैं, बॉन्ड फिशन। On the basis of nature of atoms in a molecules, the bond fissions are two types. फर्स्ट है आपका होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और दूसरा है आपका हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन या फिर होमोलिसिस आप कह सकते हैं, होमोलिसिस। और दूसरा है आपका हेटेरोलिसिस। समखंडन, विषम खंडन। होमोमिस होता है इक्वल, लिटिक मिस होता है ब्रेकिंग, एक समान रूप से टूटना। परमाणुओं के बीच जो रासायनिक बंध होते हैं इनके बीच जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इक्वल इक्वल, जैसे यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु की तरफ जब चला जाता है तो बॉन्ड टूट जाते हैं। ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया।
जब दोनों परमाणु अपने साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएंगे तो क्या बंध बना रहेगा? नहीं, टूट जाएगा। और वे परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं when shared इलेक्ट्रॉन पेयर, जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, डिफ्यूज इक्वली मैनर बिटवीन टू एटम्स। कितने एटम है? 2। 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल व्हेन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन हैं, डिफ्यूज इक्वली। डिफ्यूज मीन्स दोनों परमाणु की तरफ ये चले जाते हैं। डिफ्यूज इक्वली, एक समान रूप से, इक्वली मैनर में, बिटवीन टू एटम्स, दोनों परमाणुओं के बीच। दोनों परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। आर कॉल्ड होमोलिसिस। अब यहां पर होमोलिसिस की प्रक्रिया में जो उत्पाद बनते हैं, इन उत्पाद को हम मुक्त मूलक कहते हैं। मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। तो यहां पर कितने मुक्त मूलक बनने हैं? 2 मुक्त मूलक, ए मुक्त मूलक और बी मुक्त मूलक। मुक्त मूलक। मुक्त मूलक क्या होते हैं? आप देख रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जोड़े में नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जिनके चारों ओर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके चारों ओर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इनका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है। ऐसे परमाणु जिनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो और इनके चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे उदासीन कार्बनिक अणु को हम क्या कहते हैं? मुक्त मूलक कहते हैं। चूंकि इनका अष्टक अपूर्ण होता है, इस कारण अभी आपको बताया गया इनके बाह्य कोश में इनके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। इनको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इनका अष्टक पूरा हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है इनकी बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण ये अत्यंत अपक्रियाशील होते हैं। चूंकि इनका अष्टक अपूर्ण होता है, इस कारण इनमें 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर इनमें अस्थायित्व प्राप्त करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इस कारण ये अत्यंत अपक्रियाशील, क्षणिक अस्तित्व वाले
मध्यवर्ती पदार्थ होते हैं। तो होमोलिटिक क्या होते हैं? जब साझे वाले इलेक्ट्रॉन युग्म किन्हीं दो परमाणुओं के बीच समान रूप से इक्वल मैनर में डिफ्यूज होते हैं, चले जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? होमोलिसिस, समखंडन। तो मुक्त मूलक क्या होते हैं? तो अभी आपको बताया गया, किन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं में बने हुए ऐसे मध्यवर्ती कार्बनिक पदार्थ जिनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, इनके चारों ओर 7 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि अष्टक क्या हो? अपूर्ण हो, मुक्त मूलक कहलाते हैं। इनमें एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अष्टक को पूर्ण कर अस्थायित्व प्राप्त करने की, स्टेबिलिटी, अस्थायित्व प्राप्त करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, और यही प्रवृत्ति इनको अत्यंत क्रियाशील बना देती है। इसके बाद हम जानेंगे कि मुक्त मूलक का निर्माण किन किन परिस्थितियों में हो सकता है। कंडीशन फॉर होमोलिसिस। एट हाई टेम्परेचर। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि एल्केनों के हैलोजनीकरण की बात करते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो यहां पर हैलोजनों के बीच क्या होता है? एगल सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं। चूंकि दोनों की ऋणात्मकता समान है, तो दोनों क्या करेंगे? साझे के इलेक्ट्रॉन को बराबर बराबर अपनी ओर क्या करेंगे? आकर्षित कर लेंगे, और इस प्रकार मुक्त मूलक का निर्माण होगा। तो एट हाई टेम्परेचर, अत्यधिक या उच्च ताप पर एल्केनों का जो हैलोजनीकरण की अभिक्रिया होती है, वहां पर होमोलिसिस की प्रक्रिया होती है। चूंकि होमोलिसिस की प्रक्रिया में मुक्त मूलक का निर्माण होता है फ्री रेडिकल, इस कारण होमोलिसिस को हम फ्री रेडिकल रिएक्शन कहते हैं। और होमोलिसिस एरो को हम इस प्रकार सिंगल हेडेड एरो इसको हम कहते हैं। जिधर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर की ओर हम तीर को रखते हैं। जैसे एक प्रकार का तीर ये भी है, ये बताता है पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, लेकिन यहाँ पर वन साइड है, ये बता रहा है कि केवल आधा इलेक्ट्रॉन आया है, और ये बता रहा है पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। पार्शियली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। दूसरा आपका इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की बात करेंगे तो उसमें आपका अल्ट्रावायलेट रेज आएगा, सूर्य की किरणों में जो आपके हैलोजन परमाणु होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इस टेम्परेचर को ग्रहण करके ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाकर इनकी जो ऊर्जा होती है
ये ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं और ये उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। और इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो परमाणुओं के बीच में जो बंध होता है, इस बंध के अस्थायित्व को कम कर देते हैं। जो स्टेबिलिटी होती है ये रिएक्टिविटी के जो अस्थायित्व होता है यह क्रियाशीलता के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब अस्थायित्व कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अक्रियाशील हो जाएंगे और बंध क्या होगा, टूट जाएगा। तीसरा है in the presence of peroxide, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। जब एक ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली दूसरे ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होता है, यानी कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि दो ऑक्सीजन परमाणु लगातार आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे बॉन्ड को हम पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। पेरोक्साइड बॉन्ड। वैसे तो ऑक्सीजन की सामान्य आक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -2, लेकिन पेरोक्साइड के केस में इसकी आक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -1 होती है। यदि हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइडों की उपस्थिति में मुक्त मूलकों का निर्माण कैसे होता है यह आपको बताया जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम में, जहां पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में एसिमेट्रिक एल्कीन में एसिड हैलाइड का योग होता है। चौथा है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। इसका मतलब क्या हुआ, मुक्त मूलक की उपस्थिति में होमोलिसिस की प्रक्रिया होती है जिसमें मुक्त मूलक का निर्माण होता है। कहते हैं कि जो जैसा होता है वो अपने संगत वाले को वैसा ही गुण प्रदान करता है और वो उसको बिल्कुल अपने ही समान बना देता है। तो आपको कैसे बनना है, आपको कैसे मार्गदर्शन में, किसके मार्गदर्शन में रहना है। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, समझदार हो गए होंगे। फ्री रेडिकल के उपस्थिति में ही दूसरे फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। ये ज्यादातर आपको देखने को मिलता है पॉलीमर के बनने की प्रक्रिया में। द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर आर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जब आपको बहुलकीकरण की टॉपिक बताई जाएगी तो बहुलकीकरण की टॉपिक में जो वृहद अणु होते हैं वो मुक्त मूलकीय अभिक्रिया के द्वारा बहुलीकृत होकर बहुलक का निर्माण करते हैं। तो यहां पर ये कंडीशन आपको बताया गया, इस कंडीशन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है एट हाई टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स। हाई टेम्परेचर के केस में क्या होता है कि जो परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड के बीच जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन, ये इस टेम्परेचर को ग्रहण कर हाईली एनर्जेटिक हो जाते हैं। हाईली एनर्जेटिक। और किसी के भी पास जब ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है तो क्या वो एक स्थान पे रहता है? नहीं, अपना स्थान बदल देता है।
जहां उसे जाना होता है वो चला जाता है। होमोलिसिस के बाद दूसरा आपका हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस या फिर हेट्रोलिटिक फिशन, विषम खंडन। यहां पर हम कह सकते हैं व्हेन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जब साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म डिफ्यूज अनइक्वली मैनर in one of two atoms, बस इन्हें रखेंगे। When shared electron pair diffuse unequally manner, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं ए और बी दो परमाणु हैं जो आपस में एक दूसरे से एकल सह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब एक बंध के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? एक बंध के निर्माण के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जब साझे का इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या लिखा है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये जोड़े में है तो हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डिफ्यूज यानी कि चले जाते हैं अनइक्वली, एक समान रूप से नहीं, असमान रूप से। या फिर ये साझे वाले इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चले जाएं या फिर साझे वाले इलेक्ट्रॉन ए की तरफ चले जाएं। तो जब परमाणु की बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ही नहीं रहेगी तो क्या बंध बना रहेगा? बंध टूट जाएगा। और यदि साझे का इलेक्ट्रॉन ए लेकर अलग होता है तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। जबकि बी पर क्या आएगा? पॉजिटिव। और यदि साझे का इलेक्ट्रॉन बी लेकर अलग होता है तो बी पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहां पर बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव का निर्माण होगा। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर विषम खंडन की प्रक्रिया में धनायन और ऋणायनों का निर्माण होता है। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के परमाणुओं के बीच जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब पूरा किसी एक परमाणु की तरफ चले जाते हैं, किसी एक परमाणु की तरफ, तो इस प्रकार के बंध खंडन को हम क्या कहते हैं? विषम खंडन कहते हैं। विषम खंडन की प्रक्रिया में धनायनों और ऋणायनों का निर्माण होता है। यहां पर धनायन और ऋणायन कैसे बनते हैं? When A is more इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से अधिक होती है तो ए साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर
अलग हो जाता है। तो इस प्रकार ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव का निर्माण होता है। अब यहां पर एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे परमाणु जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, इस गुण को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और ऐसे परमाणु को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कहते हैं। चूंकि ये ऐसे परमाणु होते हैं जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। चूंकि इनका अष्टक अपूर्ण होने के कारण, ड्यू टू द इनकम्प्लीटली देयर ऑक्टेट, दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म्स एनायन। चूंकि इनका अष्टक अपूर्ण होता है, इस कारण ये साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और एनायनिक स्पीशीज का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो पहला केस हो गया। लेकिन दूसरा केस हम क्या लेते हैं? ए की जगह बी रखते हैं। व्हेन बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ए, तो यहां पर क्या होगा कि साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी ओर आकर्षित करेगा? बी। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉन परमाणु के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर हम डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे। यहाँ पर सिंगल हेडेड है और ये आपका डबल हेडेड है। एरो भी कई प्रकार के होते हैं, लगभग 7-8 प्रकार के, आपको आगे बताया जाएगा रिएक्शन के दौरान। रेजोनेंस एरो होते हैं, रिवर्सिबल एरो होते हैं, इरिवर्सिबल एरो होते हैं, एनोलिक एरो होते हैं, होमोलिटिक एरो होते हैं, कोऑर्डिनेट एरो होते हैं, एक्सेट्रा। इसको हम सामान्यतः रिएक्शन एरो कहते हैं या केमिकल एरो। अब यहां पर साझे इलेक्ट्रॉन बी लेकर अलग हो जाता है, तो यहां पर बी एनायन का फॉर्मेशन होता है। यहां पर आप देख रहे हैं प्लस माइनस को हम घेरे में कर देते हैं। यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन पूरा परमाणु की तरफ आ गए हैं। और यदि हम इस डेल साइन के साथ इसको दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से परमाणु की तरफ आए हैं या परमाणु से निकल चुके हैं। यदि आंशिक रूप से परमाणु की तरफ आते हैं, जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं एल्डिहाइड के केस में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, लेकिन पूरा नहीं, पार्शियली। यहां पर ये पार्शियली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके फलस्वरूप इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कंडीशन फॉर हेट्रोलिसिस। कंडीशन फॉर हेट्रोलिसिस, विषम खंडन की परिस्थितियां। किन किन स्थितियों में विषम खंडन की प्रक्रिया होती है? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है। कोई परमाणु जितनी संख्या में रासायनिक बंध का फॉर्मेशन करता है, वह उसकी संयोजकता को प्रदर्शित करती है। यहां पर कार्बन 4 एकल सह संयोजक बंध का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। चूंकि आपको बताया गया है एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो इस प्रकार कार्बन के 4 ओर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 4 6 और इस प्रकार कार्बन का अष्टक पूरा है। कार्बन के 4 ओर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। अब यहाँ पर क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन को कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के द्वारा या डॉट के द्वारा कोई भी एक मान सकते हैं, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम हाइड्रोजन का मानते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के वायु कोश में एक ही अयुग्मित होता है, इसका हाइड्रोजन एक ही बंध बनाएगा। जैसे हम डॉट वाले इलेक्ट्रॉन को मानते कि हाइड्रोजन का है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, लेकिन एक ही परमाणु से। लेकिन यहाँ पर एक कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन को 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ शेयर कर रहा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर हम कोई हैलोजन परमाणु जोड़ देते हैं, तो हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि ये साड़ी में दाईं ओर होते हैं। ये क्या है? अधातु हैं, और अधातुओं को आवर्त साड़ी में दाहिनी ओर रखा गया है। चूंकि सबसे दाहिनी ओर हैलोजन परमाणु आते हैं, इस कारण साड़ी में जितने भी तत्व हैं इनमें सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? हैलोजनों की होती है। इन्हें आवर्त साड़ी में 7th A वर्ग में रखा गया है। चूंकि हैलोजनों की ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और इस प्रकार कार्बन पर धनावेश आएगा और क्लोरीन परमाणु पर क्या आएगा? ऋणावेश आएगा, और हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और यहाँ पर निगेटिव चार्ज स्पीसीज प्राप्त होंगे, धनायन और ऋणायन। तो जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक होता है, पहला कंडीशन क्या है? व्हेन मोर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस when more electronegative difference between an atoms, तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होती है? विषम खंडन की, और विषम खंडन की प्रक्रिया में धनायन और ऋणायन का निर्माण होता है। दूसरा कंडीशन क्या है? ऐसे यौगिक जिनमें द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। हम द्विबंध केस की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन में आपके एल्कीन लिया गया है। एल्कीन में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। पहला बॉन्ड आपका सिग्मा और बाकी जितने भी हैं डबल या ट्रिपल वो आपके पाई बॉन्ड होते हैं। जैसे किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु रिलीज हुआ है, जब हाइड्रोजन पर एक प्लस होता है तो इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने बॉन्ड हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड 2, एक सिग्मा है और एक पाई है। अब सिग्मा और पाई में अस्थायी कौन होता है? सिग्मा, और अक्रियाशील कौन होता है? पाई। तो जो अक्रियाशील होता है उसकी ऊर्जा अधिक होती है, और जिसकी ऊर्जा अधिक होती है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले वही टूटता है। तो सबसे पहले कौन सा बंध टूटेगा? पाई बंध टूटेगा। एक पाई बंध टूटता है तो कितने सिग्मा बंध बनते हैं? 2 सिग्मा बंध बनते हैं, और 2 सिग्मा बंध मिलते हैं तो कितने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? 1 जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और जब 2 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे तो एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। आपको बताया गया है जो पाई बॉन्ड होते हैं ये पीपी ऑर्बिटलों के पार्श्वीय अतिव्यापन के फलस्वरूप बनते हैं, जिसमें एक एक लोब क्या होता है? खाली होता है। जब ये दोनों ऑर्बिटल अलग हो जाते हैं तो यहां पर एक एक लोब खाली होने के कारण ये अन्य परमाणु के खाली ऑर्बिटल के साथ संयोग करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो यहां पर
पाई बॉन्ड अब क्रियाशील होता है, इस कारण पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कार्बन की ओर चले जाते हैं, किसी भी एक कार्बन की ओर चले जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है और दोनों तरफ हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों तरफ की धनात्मकता ऋणात्मकता क्या कह सकते हैं, बराबर है। अब जिधर की ओर पाई बॉन्ड जाएगा उधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, कार्बन पर ऋणावेश आ जाता है जबकि दूसरे कार्बन पर धनावेश आ जाता है। चूंकि इस कार्बन पर ऋणावेश है और हाइड्रोजन पर धनावेश है, तो यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये हाइड्रोजन पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे और हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेंगे। ये हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेंगे, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर कार्बन के पास ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 में से एक तो कार्बन का ही है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, इस कार्बन का है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन परमाणु को देकर अपने से जोड़ लेगा और इस प्रकार हमें यहां पर यह मध्यवर्ती पदार्थ प्राप्त होगा। चलिए फिर से दिखा देते हैं। जैसे यहां पर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कोई भी हो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं। चूंकि पाई बॉन्ड अब क्रियाशील होता है, इस कारण पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बन परमाणु की तरफ जा सकते हैं, इधर भी या इधर भी, क्योंकि दोनों तो परमाणु क्या है, समान है, परमाणु समान होंगे तो इनकी धनात्मकता ऋणात्मकता भी समान होगी। अब यहां पर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ गए, कार्बन की ओर। और इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जबकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या कैमरे में आ रहा है, ठीक है, इधर देखेंगे। चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन परमाणु इस हाइड्रोजन परमाणु पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को अपने शरण में ले लेगा। और इस प्रकार हमें कार्बोनियम आयन की प्राप्ति होगी या कार्बन धनायन कह सकते हैं। तो यहाँ फिर आपने देखा कि विषम खंडन की प्रक्रिया में धनायन या ऋणायनों का निर्माण 2 प्रकार से होता है। जब किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर अधिक होता है तो वहाँ पर धनायन और ऋणायन बनते हैं। दूसरा कंडीशन, जो द्विबंध या त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें जब प्रोटॉनीकरण की क्रिया होती है या फिर हम कह सकते हैं जब प्रोटॉनों का योग होता है, तो यहाँ पर पाई बंध के किन्हीं एक कार्बन की ओर ट्रांसफर होने से कार्बन पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम उस प्रोटॉन पर आक्रमण कर उसको अपने साथ ले लेता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोनियम धनायन का या कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। तो यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार होता है, इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट के कारण बॉन्ड ब्रेकिंग कितने प्रकार की किन किन परिस्थितियों में होती है और कौन कौन से मध्यवर्ती पदार्थ बनते हैं और ये मध्यवर्ती पदार्थ किस प्रकार से दूसरे यौगिकों को डिस्टर्ब करते हैं और किस उत्पाद का निर्माण होता है। इसे जानने के लिए आप आने वाले सभी लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप देखते रहें और समझते रहें और साथ ही साथ केवल देखते और समझते ना रहें, साथ ही साथ
इस टॉपिक से, चूंकि जो टॉपिक आपको प्रोवाइड किया रही है बेसिकली इंटरमीडिएट के बच्चों को फोकस की जा रही है, फिर भी इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आते हैं, बेसिक टू एडवांस, आप कमेंट या फीडबैक हमें अपना ज़रूर बताएं, ताकि वो बेसिक टू एडवांस टॉपिक भी आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।